पिछले पार्ट में आप लोग कक्षा 11 का फिजिक्स देखे थे, पार्ट 4 था वो। उसमें आप पढ़े थे कि वेक्टर का न्यूमेरिकल कैसे होता है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि वेक्टरों का गुणन कैसे होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये आपको आज पढ़ना है। इसमें अब हमको ये बताना चाहते हैं आपको कि जो मल्टीप्लिकेशन है सदिशों का, वो दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरीके का। एक होता है अदिश गुणन, हिंदी में अदिश गुणन बोलते हैं इसको, है ना, या इसी को हम कहते हैं बिंदु गुणन। ठीक, दूसरे वाले में जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम सदिश गुणन, या हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं, क्रॉस गुणन। ठीक है, या है ये। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना, और या इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सदिश गुणन में आप पढ़ते हैं सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, हम इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और क्रॉस को भी हम कह सकते हैं, है ना, क्रॉस गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है वो जानिए। जितने भी आप गुणन करते हैं, किसी भी राशियों का अगर आप गुणन करते हैं, दो राशियों का आप गुणन कर रहे हैं, तो दोनों में देखिए, एक में हमने डॉट लगाया है, एक में हमने क्रॉस लगाया। याद रखते हैं, दो वेक्टरों का जब डॉट गुणन करते हो, दो वेक्टरों का जब हम क्रॉस गुणन करते हो, तो क्यों हम इसको अदिश गुणन या इसको सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि दो वेक्टरों का ऐसा गुणन हम करें कि जो परिणामी राशि आ जाए वो अदिश राशि आए, है ना। दो वेक्टरों का ऐसा गुणन जिसमें परिणामी जो राशि आए वो अदिश आए, और दो वेक्टरों का ऐसा गुणन जिसमें परिणामी राशि सदिश प्राप्त हो जाए, है ना। तो इस गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन या स्केलर गुणन, और इसको हम कहते हैं सदिश गुणन। ये बात आपको समझ में आई। अगर हम परिभाषा शो करें, जैसे हम इसकी परिभाषा देना चाहें, जैसे हम इस सदिश गुणन के अगर हम परिभाषा देना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे कि दो वेक्टरों का ऐसा गुणन जिसमें परिणामी ठीक है, राशि अदिश प्राप्त हो, तो इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं या डॉट गुणन कहते हैं। समझ में आया बात। इसके लिए जैसे हम ए डॉट बी अगर कर रहे हो, दो वेक्टरों का हम अगर गुणन दिखा रहे हो डॉट, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, ये दो वेक्टर तो आपको समझ में आ रहा होगा, डॉट भी समझ में आ रहा होगा, है ना। इसे हम लिख भी सकते हैं, इसे डॉट से शो करते हैं, यानी डॉट उसमें दिखता है कि नहीं। अब इसमें एक नई चीज देखते हैं, ए क्या है। ए है वेक्टर ए का परिमाण। ठीक, जो बी है हमारा, वो है वेक्टर बी का
परिमाण। जो यहाँ थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा से नहीं मतलब है, कोण से मतलब है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका गुणन क्लियर किया हमने आपको। अब थोड़ा सा गुणन हम सदिश के लिए भी कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये गुणन को हमने क्लियर कर दिया आपके। ये गुणन को भी आप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, इसकी परिभाषा। तो ऐसा इसमें हम लिख सकते हैं, दो सदिशों का ऐसा गुणन जिसमें परिणामी राशि यानी गुणन करने के बाद जो प्राप्त हो, परिणामी राशि यानी रिजल्टेंट राशि सदिश प्राप्त हो, सदिश प्राप्त हो तो, है ना, हो तो इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन कहते हैं, गुणन कहते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस गुणन कहते हैं। समझ आ गया आपको। चलिए, और इसे दिखाते किससे हैं, इसे क्रॉस से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं सूत्र क्या निकल के आता है। जैसे ए और बी का अगर हम क्रॉस गुणन करते हैं तो जो सूत्र होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। देखिए, दो वेक्टरों को हमने गुणन किया है, ए आया है तो ए तो वही है जो यहाँ है, ए का परिमाण, ए बी का परिमाण, थीटा ए बी के बीच का कोण, ये यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर की वजह से है, ये यूनिट वेक्टर जो आया है वही इस पूरी राशि को क्या कर रहा है, सदिश बना रहा है। यानी ए और बी का, यानी ए और बी वेक्टर का अगर हम क्रॉस गुणन करते हैं यानी सदिश गुणन करते हैं तो ये जो राशि प्राप्त हुई है ये आपकी सदिश है। आपको क्लियर हो गया। इसमें ए क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है, ये क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये क्या है, वेक्टर ए का मॉड है यानी परिमाण है, ये बी का मॉड है, हाँ, और ये है वेक्टर ए एंड बी बिटवीन एंगल, ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण है। क्लियर हो गया। और ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एकक सदिश। क्लियर हो गया, एकक सदिश। चलिए, ये तो आपको हम बता दिए। एक छोटी छोटी चीजें और बता देते हैं हम आपको। आपके लंबकोणिक वेक्टर होते हैं, लंबकोणिक जो वेक्टर हैं या लंबकोणिक यूनिट वेक्टर हैं, है ना। यानी अगर हम एक्स एक्सिस में अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई एक्सिस में दिखाना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, और जेड एक्सिस में अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वेक्टर के लेते हैं। सब पर कैप लगा रहता है। ठीक है, यहाँ डॉट गुणन की कंडीशन देख लीजिए कि अगर आई और आई का डॉट गुणन अगर होगा तो उसका मान होता है 1। जे और जे का अगर डॉट गुणन होगा, ठीक है, तो उसका मान भी होता है 1। के और के का अगर डॉट गुणन होता है, ठीक है ना, उसका भी मान होता है 1। ठीक हो गया। अगर आई और डॉट जे अगर हुआ तो उसका मान होता है 0। जे और डॉट के हो गया तो उसका मान होता है 0। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर लगेंगे आपके कैप। और के और आई का भी अगर डॉट हम करेंगे तो उसका मान होगा 0। ये याद रखने की चीज है, आप इसे जरूर याद करिए, ये नोट है आपके लिए। दूसरी चीज यहाँ हम आपको बताना चाह रहे थे, इसमें क्या होता है लंबकोणिक वेक्टरों का प्रभाव। तो अगर आई क्रॉस आई होगा, ठीक है, जे क्रॉस जे होगा,
के क्रॉस के होगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए क्या होना चाहिए, तो इसका मान होता है 0। क्लियर हो गए? क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर I क्रॉस J हो और J क्रॉस I हो, ठीक है ना, ठीक है। तो एक सर्किट आपको बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक सर्किल लाइन है आपकी। इसको समझाने के लिए अगर हमने I ऐसे लिखा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, अच्छा रहता है। ये I है, ये J है और ये K है, ठीक है। तो I और J ऐसे हम राउंड ले रहे हैं, तो I और J के बाद बचा कौन? K, तो इसका मान होगा K। यानी I और J का अगर हम क्रॉस करेंगे यानी सदिश गुणन करेंगे तो K आएगा। उसी तरह J और अगर I का हम कर देंगे तो J और I का तो आना K है, लेकिन J I करने के लिए उल्टा हो गए तो ये माइनस में आएगा K। समझ में आई बात? चलिए एक चीज देखिए, J और अगर हम K कर दें, J और K, तो हमारा क्या आएगा? I। ये राउंड सही है तो ये हो जाएगा I, ठीक हो गया। लेकिन K और अगर हम J क्रॉस कर दें, ठीक है, तो K और हमने J किया है तो माइनस I। समझ में आ गया? एक छोटी चीज और लास्ट की, अगर हमने I और K किया, हमने क्या किया? I और K, तो I और K हम कर रहे हैं, उल्टा हो रहे हैं, तो ये माइनस का J आएगा, ठीक हो गया। I K का होगा तो कभी भी J ही आएगा, बच गया प्लस और माइनस की बात। अगर हमने K अगर I कर दिया, K I अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए होगा हमारा J। देखिए K I J, ये याद होना चाहिए आपको, इसके लिए आप निश्चित रहिए, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल हम आपको देते हैं जो इसमें कि हम गुणन एक दिखाते हैं एग्जांपल में, उसके बाद अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो आपको देगा अच्छा चीज। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं कि वेक्टर A है 3i 2j 6k तथा वेक्टर है B, वेक्टर B है 3i माइनस 4j 6k। दिख रहा है आपको वेक्टर पूरा? देख लीजिए। तो ज्ञात करें, आपको लिखने के लिए आया A डॉट B का मान, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब इसको करना है आपको A डॉट B को। तो देखिए A डॉट B में तो हमें बहुत ज्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है ना। तो I ये जैसा लिखा है उसको हम लिख देते हैं, जैसे ये 3i लिखा है, 2j लिखा है, 6k लिखा है, डॉट हो गया मेरा। यहाँ क्रॉस अगर आपने कर दिया तो गलत होगा, यहाँ क्रॉस आपने कर दिया तो गलत होगा। तो यहाँ 3i 4j और 6k, सारे i j k पर आप यूनिट वेक्टर है, आप उसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम i करेंगे, देखिए i का j में करेंगे तो 0 होगा, k का i में करेंगे 0 होगा। तो हमारे पास एक ही संबंध बचता है कि हम i का i के साथ कर दें। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 3i इंटू i, ऐसे समझ लीजिए। ये अंक का कर देंगे तो 9i डॉट i आया, प्लस कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ दोनों ऋण हैं तो 4 दूना 8 प्लस के हो गए j डॉट j। फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, 6 6 है तो 6 6 36 हो गया k डॉट k। क्लियर हो गया। अगर हम किसी और का करेंगे, ठीक है ना, तो उसका मान 0 होगा। i का j के साथ डॉट करेंगे तो 0 ही होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि i का डॉट जो था, देखिए i का डॉट 1 होता है, लेकिन i j रहेगा, j k रहेगा तो उसका डॉट क्या होता है? 0 होता है।
तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब देखिए यहाँ देखिए ये राशि, ये तो 1 हो गई, यहाँ 8 भी 1 हो गया, यहाँ 36 भी 1 हो गया, यानी हुआ 9 + 8 + 36, 9 8 17 + 36, यानी 7 6 13 और ये 5। तो A.B का जो मान आया आपका, देखिए यहाँ पे ये हमने किया है, ये आई को 1, 8 का 1, K का 1, K डॉट के 1, J डॉट भी 1, 9 8 36 दिख रहा है आप लोग को, जोड़ दिया तो ये है, यानी A.B का वेक्टर का मान क्या आया, ये आया। देखिए इस राशि में कहीं भी i j k का यूनिट वेक्टर नहीं लगा है, इसका मतलब A.B जो है अदिश राशि को शो करता, परिणामी अदिश आई है, इसीलिए अदिश वेक्टर है। अगले पार्ट में हम आपको इस गुणन के बारे में डिटेल देंगे और एग्जाम्पल के साथ देंगे। धन्यवाद।